नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। बांग्लादेश का 15 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद शेख हसीना का इस्तीफा देने और देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इस मामले पर देश में सियासत हो रही है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी टिप्पणी की है। राउत ने कहा कि भारत में जो चल रहा है हसीना भी वही कर रही थी, जनता ने भगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश से भारत के शासक सबक होते हैं जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। सर, बांग्लादेश की पीएम ने रिजाइन कर दिया और वो इंडिया आ गई। वो रिजाइन ने भाग गए। तो तानाशाही होते हैं जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है। और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। सर, बांग्लादेश की पीएम ने रिजाइन कर दिया और वो इंडिया आ गई। वो रिजाइन ने भाग गए। तो तानाशाही होते हैं जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है। और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। तो उनकी मीटिंग होगी इंडिया ब्लॉक के लीडर से? जी हाँ, शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ रहे हैं। और जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है। और इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी है, कांग्रेस के नेताओं से होगी, एनसीपी के नेताओं से होगी, पवार साहब है यहां दिल्ली में। तो महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। और हमें विश्वास है ये सब लोकसभा। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो हमें बांग्लादेश के लोगों को भेजना है वे ये है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम उनके अपने राजनीतिक भाग्य और अपने प्रतिनिधि का निर्धारण करने के अधिकार में खड़े हैं। ये कहने के बाद हमें स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सतर्क रहना Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them, that there is no other vested interests that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives. Having said that, we obviously have to be very much on alert. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals.
One might hope this will calm down, especially because every sort of popular uprising is followed by some degree of anarchy. We all saw the pictures of looting, etc. yesterday. It may calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, then of course there is a risk even of refugees fleeing to our country, and that would be a matter of grave concern. Third, obviously, I'm sure that our High Commissioner and our staff there are safe and they're monitoring the situation closely, and I hope they're in touch with the new authorities as they emerge. We still don't know who's going to be in the interim government. Various names are being floated, but I think that's going to be an important contact. There are some understandable concerns in India about the increasing influence of the Jamaat-e-Islami, which has taken a very hostile attitude to India in the past, and possible meddling by China and Pakistan, which have always seen Bangladesh as a potential soft underbelly of India that they could fish in troubled waters in. And so therefore, again, we have to be alert, we have to do our own thing. But I believe it would be a mistake to take a hostile attitude to this change, even though we were strong supporters of the previous government, because it is not our business. And I don't think the Indian government will do that. I think the Indian government will accept whatever new reality emerges, that's my impression, and that they would actually work seriously with the new authorities, because peace and progress in Bangladesh is not only in the interests of the Bangladeshi people, it's also in our interests. We don't want an unstable or an केरल के एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था अजीत कुमार ने कहा कि बचाव और खोज अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है, सिवाय कीचड़ वाले क्षेत्र के जहां लगभग 50 से 100 मीटर कीचड़ है। आज हम गांव के कार्यालय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने 12 लोगों का चयन किया है। ये हम कमांडो को हवाई मार्ग से उतारेंगे, वे नीचे जाकर शवों की तलाश करेंगे। The rescue and search operations for the dead bodies are getting into the last phase now. The land area is almost now covered, except the slushy regions where we have more mud, around 50 to 100 meters of mud. Those areas only we can venture if it becomes dry. So today we are concentrating on the village office area, where yesterday we got some bodies, and we will be more concentrating on that area and the land part today. Now what we have decided is that last 7 days parallelly the Malappuram police, the local volunteers, the SOG and NDRF has been searching this riverside also. But what we found was that some of the areas are inaccessible, and some of the twice the local rescue workers got stranded, and we had to move in and rescue them. So what we have decided is today we are trying to, yesterday we got a body from the Shandamara site. So what we are doing is that we are going to do the 6-kilometer stretch from the waterfalls to the downstream 6 area where bodies were found in inaccessible areas. So we have selected 12 persons, 2 are forest guides, 4 are from the Special Operations Group of Kerala, the commandos of Kerala Police, 6 are the Army commandos. So we have divided 2 sorties, with police, forest and the Army commandos. And the sorties will go to those areas, we will airdrop the commandos on those locations. They will go down, they will search for the bodies. If any body is found, then we will try to lift and ship through helicopter. संजय सिंह ने राज्यसभा में कैंसर पेशेंट के लिए जरूरी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश के अंदर 25% कैंसर के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की मिलनी ही चाहिए सुविधा। छोटे बच्चे जो कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें पूरी तरह से मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। माननीय श्री संजय सिंह जी, कंसर्न ओवर कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द कंट्री। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, कैंसर की बीमारी एक इतनी बड़ी और गंभीर बीमारी है कि आदमी 2 तरीके से टूटता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वो शारीरिक रूप से टूटता है और उसका परिवार आर्थिक रूप से टूटता है। और इसके जो आंकड़े हैं मान्यवर, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। जितनी तेजी के साथ हिंदुस्तान में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, उस पर हम सबको, पूरे सदन को और सरकार को चिंता करने की और कदम उठाने की आवश्यकता है। मान्यवर, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 22 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई है, और अकेले 2022 में 9 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई है। मान्यवर, हमारे देश में कैंसर से इतने लोगों की जान चली जा रही है
जितना किसी देश की आबादी नहीं है। मैं देख रहा था देशों की आबादी, भूटान की आबादी 7,80,000 है, गुयाना की आबादी 8 लाख है, लग्जमबर्ग की आबादी 6,53,000 है, मालदीव की आबादी 5,24,000 है। जितनी किसी देश की आबादी नहीं है, उससे ज्यादा लोग हमारे देश में कैंसर से मर रहे हैं। और इसके बारे में मान्यवर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो इस सरकार के सामने विचाराधीन है, और उसके सदस्य रामगोपाल, उसके अध्यक्ष रामगोपाल यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो पब्लिक डोमेन में है रिपोर्ट। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसको देश के अंदर लागू करना बहुत आवश्यक है। वो रिपोर्ट साफ तौर पे ये कहती है कि इस देश के अंदर 25% लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज कराने की व्यवस्था की जाए। सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए कि 25% फ्री इलाज कैंसर के मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिले। दूसरी बात मान्यवर, बच्चों को जो कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, उनको देख के परिवार पीड़ित होता है, बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, अपना घर बेच के, जमीन बेच के उसका इलाज कराते हैं। तो इसलिए बच्चों का इलाज पूरी तरीके से फ्री किया जाए अगर किसी बच्चे को कैंसर की बीमारी होती है, ये दूसरी सिफारिश उसमें है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है मान्यवर कि हैजा, मलेरिया, ऐसी मेनिंजाइटिस टाइप ऐसी तमाम बीमारियां वो सरकार द्वारा नोटिफाइड की गई हैं, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ये अधिसूचित नहीं की गई, ये नोटिफाई नहीं की गई। ये भी एक मान्यवर चिंता का विषय है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बीमारी को नोटिफाई किया जाए। हाल ही में बांग्लादेश की 14 पार्टियों के गठबंधन वाली केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बांग्लादेश के कट्टरपंथी दल जमात-ए-इस्लाम पर बैन लगाने के फैसले पर कैबिनेट मंत्रियों ने मुहर लगा दी है, वो भी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत। इस बैठक में कथित तौर पर कट्टरपंथी दल पर हमेशा के लिए बैन लगाने के प्रस्ताव पर पहले चर्चा हुई और फिर दल पर सर्वसम्मति से बैन लगा दिया गया। माना जा रहा है कि इसी फैसले से शेख हसीना ने बांग्लादेश में सरकार गिराने के ताबूत में आखिरी कील दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे में जहां एक तरफ कोचिंग व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ कई मशहूर शिक्षक भी छात्रों के निशाने पर आ गए। कोचिंग में लापरवाही की वजह से 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत पर चुप्पी की वजह से दृष्टि आईएएस के संचालक विकास दिव्य कीर्ति से भी वे छात्र उनसे नाराज हो गए जो उनकी हर बात को सुनते और मानते थे। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने घुसकर हमला किया है और हमास के पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। अपनी धरती पर इस तरह की जुर्रत को ईरान ने बर्दाश्त के बाहर बताया। अब हालात ये हैं कि अरब ममालिक और अमेरिका के जरिए वायु यूरोप दबाव बनाने की कोशिशों को भी ईरान ने नकार दिया है। इस्लामिक रिपब्लिक ने साफ कह दिया है कि जंग हो जाए तो हो जाए, अब उसे परवाह नहीं। वो इजराइल पर जबरदस्त हमला करेगा और लगातार मिसाइल दागी जाएंगी। जॉर्डन और लेबनान ने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन ईरान ने इस बात को अपनी आन पर ले लिया है कि उसके घर पर उसके मेहमान लोकसभा में जोरदार बहस जारी है। इस बीच मंगलवार को एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हज कमेटी में करप्शन चल रहा है, इसलिए सीबीआई के जरिए हज कमेटी की जांच कराई। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और इसी केस में जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत याचिका दायर करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह एससी और एसटी आरक्षण में उप कोटा तय करने को मंजूरी देने के बाद दलित समाज के बड़े हिस्से में उबाल है। ट्विटर पर पिछले 2 दिनों से लगातार इसके विरोध में ट्रेंड चल रहा है। यही नहीं, कई दलित संगठनों की ओर से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी किया गया। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।